स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल आज हमारे पास है। एक वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले। दूरी आपको दे रखी है r बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, दो आवेश है जिन पर आवेश की मात्रा आपको दे रखी है Q1 बराबर है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। Q2 बराबर है आपके पास 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। ओके, अब आपको ज्ञात करना है इनके मध्य बल कितना होगा। कूलाम बल आपको ज्ञात करना है, F की वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। हम जानते हैं इस बल को कूलाम बल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे F बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है स्टूडेंट, K का मान हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट राशि होती है जिसको लिखा जा सकता है 9 × 10⁹। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब तक आपको कोई विशेष माध्यम के लिए नहीं कहता है तब तक आपको K का मान 9 × 10⁹ ही लेना है। यदि कोई पराविद्युत माध्यम कहता है तो ऐसी स्थिति में K का मान यहाँ पर परिवर्तित रहेगा। Q1 अपने पास है 2 × 10⁻⁻7, Q2 अपने पास है 3 × 10⁻⁻7 बटे r। सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में बदलोगे तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर। आपके पास बनेगा 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 2 × 3 आपके पास होता है 54 × 10⁻⁻5 बटे 30 का स्क्वायर 900, 10⁻⁻2 का हो जाएगा 4। ठीक है, 2 0 इसको दे देते हैं, 10⁻⁻2 बचेगा। -2 को आप ऊपर भेजेंगे, प्लस के 2, 10⁻⁻5 और 10⁻+2 आपके पास बनेगा 10⁻⁻3। यहाँ बचे आपके पास 9, 54 में 9 का भाग दिया तो आपके पास बनता है 6। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास आता है F बराबर होगा 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ये हमारे पास पहला सवाल पूरा होता है, जिसमें हमने ये ज्ञात किया कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान F बराबर होगा 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा फिजिक्स में मात्रकों का विशेष महत्व होता है, तो मात्रक आपके द्वारा हर जगह लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जिसमें हमें दिया गया है कि दो आवेश है जिस पर दो गोले हैं जिन पर +10 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम आवेश है आवेशित है। इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बलों का अनुपात क्या होगा, अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम Q1 बराबर +10 माइक्रोकूलाम, जिसको लिखा जा सकता है 10 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 बराबर -20 माइक्रोकूलाम, जिसको लिखा जा सकता है -20 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी कहता है प्रारंभिक स्थिति अपने पास ये इस रूप में अपने को कहता है प्रारंभिक स्थिति में कि हम इन दोनों गोलों को जब प्रारंभिक अवस्था में रखते हैं तो कूलाम बल का मान क्या होगा। कूलाम के नियम से लिखा जा सकता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं 9 × 10⁻9। आपको बताया था जब तक कोई माध्यम नहीं देगा K का मान आपको 9 × 10⁻9 लेना है। Q1 का मान आपके पास है 10 × 10⁻⁻6। Q2 आपके पास है -20 × 10⁻⁻6। अब इसने r अपने को नहीं दिया है, हमने r अपनी स्वेच्छा से मान लिया r²। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। ठीक है, अब ये कहता है कि आप एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो हम ये जानते हैं जब संपर्क में लाते हैं इस तरह से, जब हम इन दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाए तो आवेशों का स्थानांतरण होगा एक गोले से दूसरे गोले में। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। तो हम ये देख लेते हैं कि प्रत्येक गोले पर आवेश क्या होगा। नई अवस्था ही अपने पास, नई स्थिति है। अब इस स्थिति में आवेश की आपको स्थिति निकालनी है, बहुत सीधा सा तरीका है। आप क्या करिए, दोनों आवेशों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। आप 10
प्लस माइनस के 20 बटे 2, ठीक है। कितना होगा? माइनस के 10 बटे 2, मतलब कि अपने पास बन जाता है माइनस के 5 माइक्रो कूलाम। प्रत्येक गोले पर आवेश कितना हो गया? माइनस के 5 माइक्रो कूलाम, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन कूलाम बल निकालते हैं। इसको अपन ने F1 नाम दे दिया, इसको अपन F2 नाम दे देते हैं, ठीक। बराबर होगा K, Q1 और Q2 दोनों अपने पास बराबर है। Q1 बराबर Q2 बराबर माइनस के 5 माइक्रो कूलाम है अपने पास, मतलब कि माइनस के 5 इंटू 10 की घात माइनस के 6। अपन लिखेंगे यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूरी वही बताइए इसने दूरी को चेंज नहीं माना है यहाँ पर। 9 इंटू 10 की घात 9, ठीक है। Q1 अपने पास है माइनस के 5 इंटू 10 की घात माइनस के 6। Q2 अपने पास है माइनस के 5 इंटू 10 की घात माइनस के 6 बटे R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको हमने दे दिया नंबर 2। अभी कहता है आपको सवाल में कि इनका अनुपात क्या होगा, दोनों ही अवस्थाओं का, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने कहा हम समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास बनेगा F1 बटे F2। पहले हमने F1 का मान लिखा 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 इंटू 10 की घात माइनस के 6 इंटू माइनस के 20 इंटू 10 की घात माइनस के 6 बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब F2 की वैल्यू लिखेंगे, उल्टा करके लिख दीजिए इसको आप, R स्क्वायर बटे 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू माइनस के 5 इंटू 10 की घात माइनस के 6 इंटू माइनस के 5 इंटू 10 की घात माइनस के 6। सोल्व करते हैं इसको अपन। देखिए इस संख्या से ये संख्या कैंसिल हो जाती है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 6 इन दोनों से कट जाएंगे अपने पास बनता है ऊपर 10 इंटू माइनस के 20, मतलब कि माइनस के 200 बटे नीचे माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, अपने पास बनता है 25, ठीक है। तो अपन जानते हैं 25 से 200 कट जाएंगे 8 बार, तो माइनस के 8 और बटे नेता है 1। अब इसने अनुपात पूछा है, इसको अपन अनुपात के रूप में लिखेंगे माइनस के 8 अनुपात 1, ये अपना आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 लेसन नंबर 1 का आंसर, ठीक। अब हम लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास यह। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसने कहा गया है कि ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q रखा हुआ है। आपको बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है कि भाई बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, वो परिमाण आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो अपन सबसे पहले तो इसका एक नॉर्मल चित्र देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा अपने को इसने किताब में दिया है। अपने पास यहाँ पर ये तो बिंदु C इसने यहाँ टॉप पे रखा है, यहाँ A और यहाँ B, इन दोनों जगह आवेश Q रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। प्रत्येक भुजा को इसने A के रूप में मान दिया है, A भुजा है अपने पास, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कहता है कि आपको बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। भाई बिंदु C पर, इस बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो देखिए इसके द्वारा इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव पड़ेगा, इसी प्रकार से बिंदु B के द्वारा भी C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम ये ज्ञात करते हैं कि बिंदु C पर बिंदु A के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बनेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया बिंदु C, ठीक है, कलर पेन चेंज कर देता हूँ मैं आपको, पर बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास क्या बनेगी? E1 मान लेते हैं इसको। फॉर्मूला होता है KQ/R स्क्वायर। तो हम जानते हैं K बराबर 1/4πε0 होता है, बाद में एक साथ ही चेंज कर देंगे हम, ठीक है। Q का मान एक समान आवेश के रूप में है, यहाँ R की जगह आपको दे रखा है A, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर दिया, E1 बराबर होगा KQ/A स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ और,
यदि मैं आपसे कहता हूं बताओ E1 की दिशा क्या होगी, तो E1 की दिशा अभी ध्यान दीजिए, धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के लिए तीव्रता की दिशा बाहर की होती है, मतलब कि आपके पास जो दिशा बनेगी ए से सी के अनुदिश बनेगी। आप लिख सकते हो ए सी के अनुदिश। इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, पहला वर्ड आ रहा है ए, दूसरा वर्ड है सी, मतलब कि होगा ए से सी के अनुदिश। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बिंदु सी पर बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी निकालते हैं। इसको अपन मान लेते हैं E2। E2 बराबर होगा, फॉर्मूला वही है KQ/R²। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी R की जगह हम लिख देंगे A, तो हमारे पास हो जाएगा E2 बराबर होगा KQ/A²। अब आप बताइए इसकी दिशा क्या बनेगी। देखो ये धनात्मक आवेश है, ठीक है। अब धनात्मक आवेश है, जैसा भी आपको बताया, धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बाहर की ओर। ये इसकी दिशा हो गई, ये तो E1 की दिशा, और ये हो जाती है आपके पास E2 की दिशा। ठीक है, इसको अपन नाम बोल देते हैं, क्या लिखें इसके लिए, BC के अनुदिश। अब हमने दोनों आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अब आप ध्यान दीजिए, इसने आपको सवाल में बोला है समबाहु त्रिभुज है। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होता है, और प्रत्येक कोण का मान होता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये प्रत्येक कोण आपके पास क्या हो गया, 60 डिग्री का। तो इन दोनों कोणों के, इन दोनों तीव्रताओं के मध्य जो कोण बनेगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गए ये स्टूडेंट अपने पास। तो यहाँ पर अपन, आपको ध्यान है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में अपन लिख सकते हैं, आपने 11 में पढ़ा भी था यह फॉर्मूला, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब अपने पास E1 का मान है, E2 का मान अपने निकाल लिया, cos थीटा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास, बताइए स्टूडेंट, एंगल कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का एंगल है आपके पास, 60 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। वैल्यू रखते हैं इसमें हम, E1 E2 का मान हम निकाल चुके हैं, ये दोनों मान E1 और E2 के, इन मानों का हम इस फॉर्मूले में उपयोग करेंगे। तो E बराबर आपके पास बनेगा √E² KQ/A² प्लस KQ/A² प्लस 2, E1 की वैल्यू KQ/A²। ठीक है, ये स्क्वायर है अपने पास, तो स्क्वायर के रूप में अपन इसको लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। तो अपने पास बन जाता है KQ/A² का, यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, ये सिंगल E1 है इसलिए KQ/A², इसका E1 का मान KQ/A², ये E2 का मान हो जाता है, और cos थीटा मतलब कि cos 60 डिग्री का मान आपके पास होगा 1/2। आपके पास बनेगा √KQ/A² का होल स्क्वायर प्लस KQ/A² का होल स्क्वायर प्लस 2, दोनों सेम है, इसको लिखा जा सकता है KQ/A² का होल स्क्वायर, और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अपने पास देखो 1, 2 और 3 तीनों यूनिट एक जैसी है, तो इसको लिखा जा सकता है √3, 3 बार आ गया ना ये, और इसका अंडर लिखा जा सकता है, इसलिए अपन इसको लिखेंगे KQ/A²। ये अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान आ गया, जो कि अपने पास इसका आंसर बनता है। आप चाहो तो K का मान यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हम जानते हैं क्योंकि इसने कोई विशेष माध्यम अपने को नहीं दिया, तो K की जगह आप लिख सकते हैं 1/4πε0 √3 Q/A²। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बोला गया है 2 एक समान आवेशित गोले हैं, परस्पर बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाए जाते हैं, और डोरियां 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लटकाई जाती है इस तरह से। ये इनके बीच में कोण बनता है 30 डिग्री का। ये 2 गोले हैं अपने पास, समान आवेश है,
अब समान आवेश है तो हम जानते हैं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यह इनका भार होगा नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अपने पास क्रियाशील होगा। दोनों प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के ऊपर क्रियाशील करते हैं। ठीक है, ये भार हो गया इनका mg। ठीक है, अभी कहता है कि जब 0.8 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है, द्रव का घनत्व आपको बता रखा है रो, तरल पदार्थ के घनत्व को अपन रो से लिखते हैं 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तब वही कोण रहता है, लेकिन गोले के पदार्थ का जो घनत्व है इसको अपन सिग्मा मान लेते हैं 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो द्रव का परावितांक क्या होगा? देखिए, इस तरह का सवाल हमारे पास 11वीं क्लास में भी था, जहां हमने डायरेक्ट पराविद्युतांक के फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर के रूप में पराविद्युतांक लिखा जाता है 1/1 माइनस जिसका पराविद्युतांक कम है उसको ऊपर रखो, सॉरी घनत्व बटे ज़्यादा घनत्व को नीचे रखो आप। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला बनेगा, यह एलसीएम लोगे तो सिग्मा ऊपर चला जाता है और सिग्मा माइनस रो आपके पास हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो इसमें, आपके पास बन जाएगा सिग्मा की वैल्यू है 1.6 बटे इस सिग्मा की वैल्यू 1.6 माइनस 0.8, आपके पास होगा 1.6 बटे 1.6 में से 0.8 कम करोगे तो 0.8 बनेगा आपके पास, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 16/8 एप्सिलॉन आर का मान आपके पास आ जाता है स्टूडेंट 2। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया कि दो समरूप गोलाकार चालक है बी और सी समान आवेश द्वारा आवेशित किए जाते हैं। एक थोड़ा सा अपन चित्र बनाते हैं इसका। ये तो अपन मान लेते हैं बी है और ये मान लेते हैं सी हमारे पास है। ओके, अब इसने कहा है दोनों पर समान आवेश है, हमने मान लिया दोनों पर क्यू आवेश है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें कहते हैं कि जब परस्पर एक बल से प्रतिकर्षित होते हैं, भाई सही बात है, समान आवेश है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित रहेंगे, इनके मध्य लगने वाला बल होगा F। ठीक, अब आगे कहता है ये कि जबकि इनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, हमने मान लिया ये दूरी भाई कितनी है, अपने पास 8 दूरी है ये इनकी। अब कहते हैं ये कि एक तीसरा गोलक और है भाई अपने पास, वो अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, पहले इस गोले को मान लेते हैं, ये गोला है अपने पास A, ये अनावेशित है प्रारंभ में। ठीक है स्टूडेंट, पहले इसको लाया जाता है B के पास में, B के संपर्क में लाया जाता है। जब B के संपर्क में लाया जा रहा है तो हम जानते हैं, जैसा भी आपको पहले सवाल में बताया था मैंने, कि B पर तो आवेश Q है, A पर आवेश 0 है, आवेशों का स्थानांतरण होगा, दोनों पर बराबर बराबर मात्रा में आवेश बढ़ जाएंगे। अब नया जो आवेश बनेगा इस प्रक्रिया में A गोले पर तो आवेश होगा Q/2 और इसी प्रकार से B गोले पर आवेश हो जाएगा कितना, Q/2। ठीक है, क्योंकि इस पर तो Q है, इस पर 0 है, तो Q + 0/2। ठीक है, Q/2 दोनों गोलों पर आवेश कितना हो गया, Q/2। अभी कहता है अब इसके बाद आप इसको C के संपर्क में लाते हैं, किसको, A को। अब हमने कहा भाई ये A जो है ना, इसको हमने C के संपर्क में लेके आ गई है। ठीक है, C पर आवेश कितना है, Q, A पर कितना हो गया आप, Q/2। तो भाई जब दोनों के बीच में आवेशों का स्थानांतरण होगा, ये A के बीच में आवेशों का स्थानांतरण होगा, तो प्रक्रिया वही है, तरीका वही है कि दोनों को जोड़ लो। आपने दोनों को जोड़ा, Q और Q+2 कितना हो गया, 3Q/2 कुल आवेश हुआ। तो आपको इन दोनों पर बराबर बराबर मात्रा में आवेशों को बांटना है। तो क्या करेंगे आप, ऐसी प्रक्रिया के लिए आप 3Q/2 में 2 का भाग दे दो। ये 2 का भाग आपने दे दिया, 2 का भाग देते ही आपके पास बन जाएगा 3Q/4। ओके, मतलब अब हमारे पास क्या नई स्थिति आती है, A पर तो आवेश हो जाता है 3Q/4, B पर आवेश हो जाता है कितना, Q/2 और C पर आवेश होता है कितना, 3Q/4। ठीक है, अब अपने को सवाल क्या कहता है, अब अपन आते हैं सवाल पर। सवाल में कहता है कि नई स्थिति में भाई B और C के मध्य बल कितना बनेगा। नई स्थिति में B और C के मध्य बल बताओ आप। तो नई स्थिति में हमने कहा B व C के मध्य बल, C के मध्य बल निकालते हैं अपन अब। ठीक है, अब बल निकालने के लिए हमने कहा
कि एफ, इसको अपन नाम दे देते हैं एफ डैश, ठीक है स्टूडेंट। के Q1 Q2 इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं अपन Q2, ठीक है। कितना हो गया Q/2 और 3Q/4, और बीच की दूरी वही है, अपरिवर्तित बता रहा है ये, आपको बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखना है, ठीक। तो कितना हो गया अपने पास स्टूडेंट, यह अपन इसको सोल्व करते हैं तो K/R², ठीक है। 3Q²/8, 4 × 2 8 होते हैं ना, इसलिए 8 लिख दिया अपन ने। इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 2। हम समीकरण नंबर 1 को नहीं बनाए थे शुरुआत में, तो दोबारा से अपन आते हैं प्रारंभिक स्थिति पर। भाई प्रारंभिक स्थिति से तुलना करवा रहा है ये, प्रारंभिक स्थिति से कितनी तुलना होगी, तो प्रारंभ में बी और सी अपने पास ही है, ठीक है। प्रारंभ में बी और सी में आवेश थे Q और Q, तो यहाँ पर अपने पास बल बनेगा F बराबर होगा KQ/R², मतलब कि F बराबर होगा KQ²/R²। इसको अपन लेते हैं नंबर 1, ठीक है। वापस से अपने पास आते हैं नंबर 2 वाली समीकरण पर। तो हमने कहा समीकरण 1 व 2 से अपने पास क्या बनेगा, F डैश बराबर हो जाएगा KQ²/R²। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, F, समीकरण 1 की सहायता से। यह हमारे पास नई स्थिति पर लगने वाला बल हो गया। देखो ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में कुलाम्ब बल का मान क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति से 3/8 गुना हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अच्छा सवाल है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इसका चित्र भी ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर चित्र में कहता है, चित्र आपको दिया गया है, इसने 4 बिंदु आवेश है और प्रत्येक आवेश जो है वो 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर स्थित है। तो आपको बताना है कि वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा क्या होगी। पहले तो चित्र देखिए आप इसका, यह चित्र जो कि इसने दे रखा है इसको, है ना, आपको ऑलरेडी पेपर में किताब में दे रखा है इसने, B और यहाँ A आवेश है, यह इसका विकर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल इसके पास है, ये 0 पॉइंट है जहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। यहाँ इसने माइनस के 2Q आवेश को रखा है, यहाँ प्लस के 2Q आवेश को रखा है, यहाँ माइनस Q आवेश रखा है, बिंदु D पर प्लस के Q आवेश रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, हम जानते हैं माइनस Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है। ये माइनस Q आवेश है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई अंदर की ओर, ठीक है। प्लस है, इसके लिए होगी बाहर की ओर, ठीक है स्टूडेंट। ये प्लस Q है, इसके लिए होगी बाहर की ओर स्टूडेंट, ठीक है। माइनस Q है, इसके लिए दिशा होगी अंदर की ओर, ठीक है स्टूडेंट। अब अपने को करना क्या है, पहले तो आप प्रत्येक आवेश के लिए अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। कहाँ, बिंदु O पर। अब आप जानते हैं बिंदु O वर्ग का विकर्ण का मध्य बिंदु है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 × भुजा, ठीक है। मतलब हम थोड़ी देर के लिए इस भुजा को A मान लेते हैं, ठीक है, बाद में अपन इसको 2 सेंटीमीटर रख देंगे। अब अपने को इसलिए अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर होगा √2 × भुजा का बटे 2, क्योंकि मध्य बिंदु है ना ये, इसलिए अपन ने इसको क्या किया, 2 का भाग इसमें अपन ने दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब अपने को क्या करना है, इन चारों बिंदु आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अलग अलग निकालते हैं। पहले A के लिए इसको अपन ने नाम दे दिया EA बराबर हो जाएगा KQ/OA², ठीक है। K कांस्टेंट है, Q का मान अपने पास है -2 और Q अपने को है बटे OA अपने निकाल रखा है √2 × भुजा, तो अपने पास बन जाएगा यह भुजा √2 से कट जाएगा, भुजा को अपन ने A मान रखा है, A बटे √2,
ठीक है, अपन इसको लिख देते हैं a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, जिसको आप सुविधा के लिए भी इस तरह से लिख सकते हैं, -2kq अपॉन, ये 2 ऊपर जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और बन जाएगा आपके पास ये ना, और यहाँ हो जाता है आपके पास यह a का स्क्वायर, जिसको अपन यूँ लिख सकते हैं इस तरह से, -4kq अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से बी बिंदु के लिए kq अपॉन o b स्क्वायर आप लिखेंगे, क्यू का मान है 2q। ठीक है, सॉरी ये कैपिटल क्यू हैं सारे, मैंने स्मॉल क्यू लिख दिए, कोई बात नहीं, हम कैपिटल क्यू बना देते हैं इसको दोबारा से। भुजा समान है तो a/√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपके पास प्लस का चिन्ह रहेगा, 4kq अपॉन a स्क्वायर। इसी प्रकार से EC बराबर आपके पास बनेगा kq अपॉन OC स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है -kq बटे a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे, -kq, इसका भी 2 ऊपर चला जाएगा, ये अपने 2 लगा दिया है यहाँ पे, बटे a स्क्वायर। ठीक है, अब अंतिम बचता है आपके पास D बिंदु के लिए, तो ED बराबर होगा kq अपॉन OD स्क्वायर। k प्लस का q है ये आपके पास, a अपॉन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2kq अपॉन a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारे पास समीकरण नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, अब हमारे पास समस्या क्या है कि हमें नेट विद्युत क्षेत्र निकालना है भाई, कहाँ पर, बिंदु O पर। किसके लिए, देखो इन दोनों के लिए, ये दोनों विपरीत दिशा में, तो इन दोनों का प्रभाव होगा एक दूसरे के अंतर, क्योंकि विपरीत है ना, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं ये दोनों भी विपरीत दिशा में, तो इन दोनों का परिमाण मतलब कि अंतर के रूप में, इन दोनों का परिमाण अंतर के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है, ताकि ये परिणाम ही बन जाएगा अपने पास, ये तो परिणाम इसका और इसकी इस रेखा का परिणाम ये हो जाएगा, और इनके मध्य कोण की स्थिति ज्ञात करके हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए परिणामी के लिए अपन ने कहा यहाँ पर कि नेट विद्युत क्षेत्र किसके बीच में, A व C के मध्य नेट विद्युत क्षेत्र आपके पास बनेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ E1 बराबर हो जाता है आपके पास, आपको दोनों के अंतर के रूप में निकालना है, इसको अपन लिख दिया EA माइनस EC के रूप में। EA का मान आपके पास है कितना, 4kq अपॉन a स्क्वायर माइनस EC का मान आपके पास है, ये तो माइनस का है सॉरी, और माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस का बन जाएगा आपके पास, 2kq अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, देखो अंतर केवल यहाँ माइनस के 4 हैं, यहाँ प्लस के 2, तो आप इसको सोल्व करते हैं तो -2kq अपॉन a स्क्वायर ये आपके पास बनता है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर इसी प्रकार से बिंदु B और D के लिए भी निकालते हैं। B व D के मध्य विद्युत क्षेत्र अपने पास बनेगा, कितना होगा B और D के लिए, इसको अपन नाम दे देते हैं E2 बराबर आपके पास बनेगा यह EB माइनस ED के रूप में। EB का मान आपके पास है 4kq अपॉन a स्क्वायर माइनस, और ED का मान आपके पास है 2kq अपॉन a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है, कितना बनेगा, यहाँ 4 है या 2 है, तो 2kq अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5, इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए
अब आते हैं अपन दोबारा से चित्र में। ओके, हमने देखिए रिजल्टेंट निकाल लिया ए सी के लिए, रिजल्टेंट निकाल लिया बी और डी के लिए, ठीक है। अब हमने ए के लिए जो बनाया वह समीकरण नंबर 5 थी और बी के लिए जो बनाया वह समीकरण नंबर 6 है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर, इस वाले भाग पर कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पर ये भाग, कि यहाँ पर जो आपके पास बनता है, अब ये तो बन गया आपके पास ए के लिए, ठीक है, ये आपके पास बन गया बी के लिए, ठीक। हम जानते हैं ये एंगल होता है यहाँ पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसको तो अपन ने मान रखा है E1, इसको अपन ने मान लिया E2। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र अपने पास बनेगा E बराबर होगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए E बराबर आपको मिलेगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे किसकी, E1 और E2 की, कहाँ से, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 से, ठीक है। देखिए ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से कि E बराबर आपके पास हो जाएगा ये रिजल्टेंट के रूप में, E बराबर होगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 0। हमने समीकरण 5 व समीकरण 6 का यहाँ यूज़ किया, जिससे हमारे पास बनेगा E बराबर होगा √E1 का मान कितना आया था हमारे पास समीकरण नंबर 5 में स्टूडेंट, -2KQ/A स्क्वायर आया था, और इसके लिए अपने पास आया था +2KQ/A स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास कितना बनेगा यह, -2KQ/A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2KQ/A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा, ये माइनस साइन हट जाएगा, अपने पास बन जाएगा E इक्वल टू, जब अपन इसको काउंट करते हैं तो अंडर अपने पास बनेगा यह 4K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 4KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। अपन इसको सुविधा के लिए लिख सकते हैं शॉर्ट में, अंडर रूट हो जाएगा अपने पास यह 8K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन, सॉरी यह A की पावर 4 आएगा स्टूडेंट, ये A की पावर 4। अपन ने इसका वर्गमूल लिया, अपने पास बनेगा 8 का वर्गमूल लिखा जा सकता है 2√2 K स्क्वायर का K हो जाएगा, Q स्क्वायर का Q हो जाएगा, A की पावर 4 का A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि अपने को Q इसने दे रखा है, Q बराबर है 0.02 माइक्रोकुलाम, A बराबर इसने अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, A बराबर इसने अपने को 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। वैल्यू रखेंगे अपन इसमें, E इक्वल टू 2√2, K का मान है 9 × 10⁻9, Q का मान हो गया 0.02 × 10⁻6 बटे A स्क्वायर, मतलब कि 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इसके पॉइंट हटाए, 2 0 लगा दिए, ये पॉइंट हट गए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, 1 2 यह 1 2 ये, दोनों कैंसिल हो गए, तो अपने पास बनेगा E बराबर 9 √2 × 10⁻, माइनस के 4 यह है, 10⁻2, 10⁻-2 रह गए, ऊपर जाएंगे प्लस के 2 और 9 11, 11 में से 6 गए तो 5, 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। स्टूडेंट्स, यह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनता है।